बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम से ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप लोग सर्दियां एंजॉय कर रहे होंगे। अभी ड्राई वेदर है, कोशिश करें कि अपने आप को सुबह और शाम अच्छी तरह ढाँप के रखें। ख़ुसूसन छोटे बच्चों को जो है वो ज़रूर ढाँप के रखें। चेस्ट उनकी जो है वो थोड़ी वीक होती है, इसलिए सर्दी में ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों में तो खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज का टॉपिक भी यही है, हमारे खून की जो बीमारियां हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अनीमिक बहुत ज़्यादा है। फ़ीमेल, मेल, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जो है इसमें शामिल है। आखिर इसकी क्या वजूहात है और थैलासीमिया माइनर मेजर क्या होता है? क्या कज़न्स मैरिज जो है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इन सारी बातों का जो है जवाब आज हमने अपने एक्सपर्ट से लेना है। आज हमें बड़ी खुशी है, हमारे साथ इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर उस्मान वही साहब, आप एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल लेबॉर्ट्री साइंस इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। आपने 160 रिसर्च आर्टिकल जो है वो अब तक लिख चुके हैं और 3 किताबों के मुसन्निफ भी हैं डॉक्टर साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं। अक्सर हम बातचीत करते रहते हैं और ज़बरदस्त नॉलेज है ब्लड ट्रांसफ्यूशन के हवाले से, क्योंकि खून भी लगवाना और लगाना, देना लेना जो है सारी चीज़ें बहुत ख़तरनाक अमल है। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल फील्ड जो है वो चूज़ की और इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका बड़ा शेड्यूल जो है वो टाइट होता है। थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सीइंग यू जी। माय अच्छा प्लेजर सोचते हैं, सर, आपसे मुलाकात हो जाती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में खून की कमी का बहुत इशू है। मतलब हामला ख़वातीन में देखें तो अंडर 10 से भी नीचे 5-6 पे भी ख़वातीन जो है प्रेगनेंसी जो है वो कर रही होती है। कितना डेंजरस है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आपने एक बहुत ही वेलकम। इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपने आज डिस्कस करने का सोचा। पाकिस्तान में डॉक्टर साहब एक अंदाजे के मुताबिक एनीमिया जो है इट इज़ लाइक एन एपिडेमिक। जिस तरह ये एपिडेमिक आम लोगों के लिए बताऊं, जिस तरह कोविड-19 की आउटब्रेक हुई थी तो हम कहते जी एपिडेमिक फैल गई। खास अमाउंट ऑफ पीपल, इंडिविजुअल्स में, पॉपुलेशन में जब आपका वो बीमारी फैल जाती है तो हम कहते हैं जी एक एपिडेमिक हो गया। कोविड-19 तो खैर पेंडेमिक थी बिकॉज वो ज़्यादा क्रॉस कंटिनेंटल जगहों पे थी। तो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब आज से 20 से 25 साल पहले जब एनीमिया, तो उस वक्त भी कॉमन था, अभी भी कॉमन है, खून की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। तो उस वक्त तो हम कहते थे ये खुराक की कमी है जिसकी वजह से खून की कमी भी वाकई हो रही है, वेल न्यूट्रिशन जो टर्म यूज़ होती थी। बट डॉक्टर साहब पिछले 10 से 15 साल में जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं उन्होंने नई टर्म मुतारफ़ करवाई। उन्होंने कहा इट्स नॉट बिकॉज ऑफ क्वांटिटेटिव डेफिशिएंसी, अब ये क्वालिटेटिव आ गई। हमारी खुराक की जो चॉइसेस हैं, हमारी फूड चॉइसेस हैं, वो बहुत बुरी हो गई। फास्ट फूड, स्पेशली जंक फूड बहुत सी कंपनीज वाले आप और मेरे पे गुस्सा भी करेंगे। बट आप अगर, जैसे स्टडीज़ ने साबित किया, एक तो हमने भी स्टडी की सर, कि आप अगर इमीडिएटली कोई भी खुराक खाते हैं, कोई भी प्रोटीन डाइट आप लेते हैं, आप मछली खा रहे हैं, आप फूड इंटेक कर रहे हैं, आप उसके फ़ौरन बाद अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लेंगे, मैं नाम नहीं कुछ लेता, ठीक है, कोला ड्रिंक्स कोई भी होंगे, तो डॉक्टर साहब आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन जीरो हो जाएगी, वो सिफर हो जाएगी, वो आपके स्टूल में एज इट इज पास हो जाएगा। एक्सरसाइज है डॉक्टर जी, कि हम, और पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जहाँ हमने 7 अप और ये जो कोलाज हैं, जितने भी कोलाज हैं, ये दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आप ये जो तमाम आपने फूड इंटेक किया, बहुत अच्छा आपने क्वालिटी का खाना खाया, वो आपने अपना आयरन एब्जॉर्प्शन सिफर कर दिया। जब वो आयरन एब्जॉर्प्शन सिफर हुआ, आयरन बड़ा की कंपोनेंट है आपके सुरख खुलियों का, हीमोग्लोबिन का, तो आपकी हीमोग्लोबिन तो नीचे आएगी। स्पेशली ये हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, मैं क्योंकि एक जगह पढ़ाता हूँ तो हमारे पास यंग एज ग्रुप की 20 से 25 साल की बच्चियाँ होती हैं और ज़्यादातर उनमें से एनीमिक होती हैं। वो कहती हैं खुराक तो हम ठीक लेते हैं सर, बट बिकॉज ऑफ देयर फूड चॉइसेस की वजह से। ठीक है, तो आयरन हेल्दी फूड जो है हमारी ज़िंदगियों से निकल चुका है और मुझे लगता है कि किचन भी कहानियों में रह जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम एक किचन होता था। किचन हम स्कूल में बच्चों को मज़ामीन में पढ़ाया करेंगे। तो हमारी फूड चॉइसेस, और सिर्फ इसलिए अब ये कह देना कि जी हमारे यहाँ खुराक की कमी है, गरीब मुल्क है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने शादियों पे देखा होगा खुराक कितनी है इस मुल्क में। प्रॉब्लम सिर्फ हमारी चॉइसेस की। अगर आप इसी तरह फॉर एग्जांपल ग्रीन टी, वो नमकीन पे भी मीठा डाल लेते हैं कि ख़त्म ना हो जाए, इतनी खुराक वहाँ पे तो हमारी चॉइसेस ही मिक्स हो जाती है ना, हम एक मिक्स हलवा बना लेते हैं डॉक्टर साहब। तो ये हमारे हाँ एपिडेमिक के तौर पे फैल चुकी है और हम इसको सीरियस इस वक्त लेते हैं जिस वक्त खुदा न खास्ता हमारा बहन, बेटी या जो मरीज़ है वो गिर जाएगा या उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन या एनीमिया का मतलब ये है कि आपके जिस्म में हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई करती है ऑर्गन्स को, तो कोई ऑर्गन डैमेज होने का खतरा होता है। और जब ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो फिर आपको एहसास होता है कि एक्चुअली मसला तो बहुत छोटा था, जो आपकी केयरलेसनेस की वजह से यहाँ पे पहुँच गया। यूरोप में जो ब्रेड है, जो आटा है, उसमें फोलिक एसिड फोर्टिफाइड आटा दिया, यहाँ पे वो चीज़ें हैं ही नहीं। जी, हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि चूँकि रेगुलेशन की कमी है, फूड वाले हमारे हेल्थ केयर सिलसिले में भी हम बात करेंगे,
हेल्थ केयर कमीशन और उनके ऊपर भी, लेकिन रेगुलेशन की कमी है। तो अगर कंप्लायंस इंश्योर की जाए फूड एंड ड्रग अथॉरिटीज़ जो भी हमारी एग्जिस्ट करती हैं उनकी तरफ से, तो आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से इंश्योर हो सकता है कि जो आप ब्रेड खा रहे हैं, जो भी मार्केट से इनऑर्गेनिक मटेरियल ले रहे हैं, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स एग्जिस्ट भी करते हैं जो उसके ऊपर मेंशन्ड है। सही, क्या इस पर कभी टेस्टिंग हुई है? ये नहीं है, नहीं, बिल्कुल ये चीज़ें नहीं है। और जब तक हम अपनी डाइट और नेचर के करीब तरीन नहीं रहेंगे, हमें ये मसाइल दरपेश रहेंगे। जी बिल्कुल है सर। डॉक्टर साहब, HB 5, 6, 7 और प्रेगनेंसी जो आ रही है, आने वाले बच्चे के ऊपर कितने साइड इफ़ेक्ट आते हैं? जी डॉक्टर साहब, एक तो साइड इफ़ेक्ट बड़ा आपने बिल्कुल सही फरमाया। मैं कुछ हमारे दूरफ्तादा प्रोविंस, आई डोंट टेक द नेम, अगर इंटीरियर जी, एरियाज़ में कुछ हॉस्पिटल्स की इंस्पेक्शंस पे गए तो वहाँ पे आई वाज विजिटिंग अ ब्लड बैंक एंड लेबोरेटरी, तो वहाँ पे एक ब्लड CP का एक टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट देखी तो हीमोग्लोबिन देखी तो 5.1 ओह, एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में थी खातून। तो मैं इमीडिएटली, क्योंकि थ्योरेटिकली तो ये रिवर नहीं कर सकेंगी, जी बिल्कुल, लेकिन वो कहते हैं जी यहाँ पे बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, खातून बड़ी रेजिलिएंट हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट यू सी, सिर्फ ये कह देना कि वो स्ट्रॉन्ग कहकर हम इस मामले से आंखें नहीं बंद फेर कर सकते। जी, ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये होता ये है कि बच्चा आपका जनरली अगर वो सेहत फिजिकली तो ठीक पैदा हो गया, मे बी वो उसके सारे ऑर्गन्स भी पूरे हैं, मगर IQ लेवल पे बड़ा फ़र्क पड़ता है ओह, जो कि अब तो मेजरेबल नहीं EQ है। लेवल भी आ गया, EQ IQ लेवल से आ आगे आ गया। तो वो हम मेजर नहीं कर पाते हैं। तो हम बाज़ वक़्त कह रहे होते हैं जी बच्चा स्लो चलता है, बच्चा स्कूल में कमज़ोर है, तो उसकी एक कुड बी रीज़न ये भी हो सकती है कि माँ ने जो ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स उसने उस तीनों ट्राइमेस्टर्स के अंदर माँ का न्यूट्रिशनल लेवल क्या रहा है। तो जब उसकी हीमोग्लोबिन कम होगी तो बच्चे को कैसे आगे सप्लाई करेगी अपनी खुराक, क्योंकि बच्चे ने तो माँ से ही लेना। तो माँ अगर पहले 1 रोटी खाती थी तो उसको 2 खानी होंगी, पहले 1 सेब खाती थी अब 2 खाने होंगे जी, बट बिकॉज वो हैबिट्स हमारी हैं नहीं, और अगेन वो जंक फूड की हैबिट्स अब हो गई, कल्चर बन गया। बिकॉज आप अगर मार्केट से आपने अगर नॉर्मल रोटी खरीदनी है तो शायद वो 9 या 10 बजे तंदूर बंद हो जाता है, बट पिज़्ज़ा आपको सुबह 4 बजे भी मिल जाएगा। तो ये चॉइसेस हैं हमारी जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो कि खून से रिलेटेड हैं? एक बहुत बड़ी बीमारी और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वो फैल भी रही है, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में उसका नाम भी लिया, थैलेसीमिया। ये एक मौरूसी बीमारी है थैलेसीमिया, और ये खून से हम फैलने का इसकी वजह यही है। इसके अलावा भी और बीमारियां जैसे हीमोफीलिया है, ल्यूकीमिया है, जैसे खून का कैंसर भी कहा जाता है, वो तमाम बीमारियां भी खून की हैं। मगर थैलेसीमिया ऐसी है जो प्रिवेंटेबल है, क्योंकि ये माँ और बाप से बच्चे में आती है। और हम सिर्फ एक छोटी सी एफर्ट कर लें कि अगर हम कज़न मैरिजेस को अवॉइड कर लें तो इस एक बहुत डेंजरस बीमारी से बचपन में तय कर दिया होता है। जी, आप डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में एक UK का जर्नल है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर सर्वे आया हुआ, तो पाकिस्तान में 65% शादियाँ फर्स्ट कज़न मैरिजेस होती हैं। तो हम 65% शादियों का मतलब है 65% प्रेगनेंसीज को एट रिस्क कर रहे हैं फॉर मैनी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बीमारियाँ जो मौरूसी बीमारियाँ, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली वन ऑफ देम इज़ थैलेसीमिया। कि वो पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि इन तमाम बच्चों या बड़े जो हो गए उनमें से सर UK में कोई नहीं है, मैं रिसर्च पढ़ रहा था, और पिछले 7-8 साल से ईरान में कोई नहीं है। तो यहाँ पे लाख से सही ऊपर फरमाया। ईरान में साइप्रस, जिसको कब्रस कहा जाता है, और इसी तरह सार्डिनिया एक इटली का इलाका है, इस पूरी बेल्ट के अंदर बहुत कॉमन था थैलेसीमिया। लेकिन इन्होंने थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम्स अपनाए, शादियों पे पाबंदी लगाई थ्रू कानूनी, और लोगों को अवेयरनेस दी, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी, जिसके बाद आज वहाँ पे कई साल हो गए थैलेसीमिया का बच्चा पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान में अगर डॉक्टर साहब 1 लाख बच्चा है तो हमें तो कोई 10 लाख बोतलें चाहिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा था, 10 लाख से 15 लाख तो हमें हमारे जो बैग्स की कलेक्शन है पाकिस्तान में, जो खून की बोतलें या बैग्स कलेक्ट होते हैं, वो सारे तो सब थैलेसीमिया में चले जाते हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 30 to 40% हमारी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हैं वो सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों को हो रही हैं। कोविड में तो सर बहुत मसला बन गया था, ऐसी जैसे पेंडेमिक आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जी, क्योंकि डोनेशंस अवेलेबल नहीं थी, ये बच्चे जा नहीं सकते थे, तो बहुत सारे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम का डेथ्स भी रिपोर्ट हुई थी खून की कमी की वजह से, क्योंकि वो बच्चे जा नहीं पा रहे थे। और जिस फैमिली में डॉक्टर साहब एक थैलेसीमिया का बच्चा आ गया, आप इमेजिन करें उस फैमिली में हर महीने उनको या 1.5 महीने बाद उस बच्चे को ब्लड लगवाने जाना है। फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे किसी फैमिली के मेम्बर से कि जी आप काइंडली खून दे दें ताकि हम इस बच्चे को ट्रांसफ्यूजन करा सकें। इंतहाई हेक्टिक। और वो पूरी सोशल लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज वो जॉब पे जाएंगे या बच्चे की ट्रांसफ्यूजन्स करेंगे, और ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है। कई फैमिलियों में एक बच्चे के बाद भी कंटिन्यू करते हैं, और एक फैमिली में एक ही माँ बाप के पास 3 से 4 बच्चे हैं। जी बिल्कुल। जबकि हर प्रेगनेंसी में 25% रिस्क होता है, और अब तो वो टेस्ट अवेलेबल हैं। इनफैक्ट 97-98 के बाद से वो टेस्ट पाकिस्तान में अवेलेबल है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप चेक करवा सकते हैं, और उसके ऊपर मौलवी हजरात के फतवा भी मौजूद हैं कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकते हैं ड्यूरिंग 3rd और 4th मंथ, जब ये पता चल जाए कि बच्चे के अंदर थैलेसीमिया मेजर की वो जीन्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जी बहुत। इसके अलावा डॉक्टर साहब ब्लड कैंसर, ये भी बहुत आम होता जा रहा है।
डेफिशिएंसी ब्लड की बहुत ज़्यादा, इवन के लोगों को अपना ब्लड ग्रुप भी नहीं पता। इसके बारे में बताइएगा कि ये हर बंदे के, मैं तो कहता हूँ कि आईडी कार्ड पे होना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल ठीक सजेशन दी। क्योंकि एक्सीडेंट में कहीं भी आपको ब्लड ग्रुप का तो पहले पता जी हो। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। मैं ज़्यादा अरसा मुझे वजारत सेहत के साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ फॉर नियरली 12-13 ईयर्स। तो ये हमने कई मरतबा प्रपोजल भेजे थे इंटीरियर मिनिस्ट्री को कि नादरा जब शनाख्ती कार्ड ऑफ़र करता है हमारे, जो बहुत अच्छा एक डाटाबेस है, तो उस पर ब्लड ग्रुप का एक बना दिया जाए खाना। इनफैक्ट वो ट्रैफिक लाइसेंस में तो मौजूद है, बट वो अगर आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी मेंशन हो तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। ब्लड ग्रुप का सर, जैसे हम आप लोगों के लिए बताएं कि ये आपकी एक यूनिक खासियत है जी। कि खुदा न खासा किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में अगर आपको ब्लड की ज़रूरत है तो वो ख़ास ग्रुप ही आपको ट्रांसफ्यूज़ होगा, अदरवाइज़ मिसमैच हो जाएगा और खुदा न खास्ता फिर वो ब्लड लगाने से फ़ायदा कम होगा, नुकसान आपको ज़्यादा हो जाएगा। उसमें डेथ भी हो जाती है? जी, थ्योरेटिकली इट्स 100% डेथ। अगर मिसमैच ब्लड लगेगा तो बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव लगा दिया तो थ्योरेटिकली नेक्स्ट फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स की ट्रांसफ्यूजन में इट्स अ कंप्लीट इमीडिएट हेमोलिटिक रिएक्शन और आप फौरन से एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें ब्लड लॉस बहुत हो गया, अब उसको पहले ग्रुप चेक कर रहे हैं, टाइम उसमें भी वेस्ट हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, इसमें कुछ गुंजाइश मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ग्रुप हैं जिनको हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, जिसमें से ओ नेगेटिव जो है, ठीक है, जो ब्लड ग्रुप है स्पेसिफिकली उसको कंप्लीट ओ नेगेटिव नाम है। ये आप इस एमरजेंसी की सूरत हाल का रूल जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर भी हमने ये मेंशन किया है कि एमरजेंसी में ब्लड ग्रुप मालूम नहीं हो सकता, कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ब्लास्ट हो गया जो अक्सर कॉमन होता है या कोई एक्सीडेंट हो गया मास कैजुअलिटीज़ में, तो उसमें आपने ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप रिगार्डलेस कौन है उसका ग्रुप नहीं कि आप इमीडिएटली ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे और उससे कोई रिएक्शन भी नहीं होता, इसलिए उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और जब वो मरीज़ स्टेबल हो जाएगा तो फिर आप उसको उसका ग्रुप करके एमरजेंसी में ये वाफर मिकदार में अवेलेबल होता है? जी, अब वाफर मिकदार में जैसे आपने कहा उसके लिए हमें अवाम उन्नास की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि मिसकॉन्सेप्शंस बड़ी कायम है कि जी मैं अपना ब्लड ग्रुप क्यों दूं, मेरा ग्रुप तो बहुत कॉमन है। अच्छा भाई, जब आपका ग्रुप कॉमन है तो पेशेंट भी उसी रेशो से ही आएगा, पेशेंट भी कॉमन होगा। दूसरा, खून किसी फैक्ट्री में किसी हुकूमत ने किसी वजारत ने ड्राइव ने नहीं बनाना, जी बिल्कुल, ये लोगों ने ही देना है। तो आप अगर खून देने के लिए आगे नहीं आएंगे तो हमारे पास कहाँ से ब्लड आएगा? ब्लड बैंक का या लेबॉरेटरीज़ का काम जो है वो उस ब्लड को जो आप देंगे स्क्रीन करके, टेस्ट करके, उसको फ्रैक्शनेट करके, उसके कुछ कंपोनेंट्स बना के हम फ्रीज़ कर लेंगे और उसको टेस्ट करके दोबारा आपको ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे। ठीक है। लेकिन ब्लड कहाँ से आएगा? ब्लड तो आप ही लोगों ने देना है। कई मरतबा इस तरह होता है कि मरीज़ आ रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में और वालदा को लेके आ रहे हैं, इमीडिएट रिलेटिव्स को, और वो आके कह रहे होते हैं जी आप खून दें, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मैं क्यों दूं इनको खून। और फिर मिथ्स हैं कि जी अगर मैं अपनी ही बरादरी में खून दे दूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या मियाँ बीवी को दे देगा तो निकाह टूट जाएगा। इस तरह की मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा कायम हैं। इसमें कोई ऐसी बात, कतन कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि ब्लड डोनेशन जो आप देते हैं वो आपके लिए हेल्दी है। रिसर्च ने साबित किया है कि वो डोनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। कितने अरसे बाद एक आम आदमी ब्लड डोनेट कर सकता है? डॉक्टर साहब, थ्योरेटिकली एक जो सेहतमंद मर्द है जो गाइडलाइंस को पूरा करता है, स्टैंडर्ड्स को और मिनिमम क्राइटेरिया, वो 3 माह बाद एक पूरी खून की जो बोतल कॉमन टर्म्स में वैसे हैं बड़े कम जी, तो हम एक खून का बैग, हम उसको बैग इसलिए कहते हैं कि अब वो जी इस 3 मंथ्स, और खवातीन जो है वो 4 मंथ्स तो हो जाती है 3 महीने बाद। बल्कि ये इंपॉर्टेंट आपने बात की, देखिए 90 दिनों से लेके 110 दिन तक आपके खुलियों ने वैसे ही टूटना है। जी बिल्कुल। तो अगर आप डोनेशन दे देंगे तो आपका जिस्म हेल्दी रहेगा। आप जैसे अक्सर एक आपसे शायद पहले भी बात हो रही थी ऑफ कैमरा एक दफ़ा कि जैसे बचपन में बच्चे की टिंड बार बार कराई जाती है सो दैट उसकी ग्रोथ एक्टिव हो। तो अगर आप जो रेगुलर डोनर होता है उसका बोन मैरो जहाँ पे खून बन रहा होता है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि वो रोगर उसको डोनेशन देने की आदत। जी डॉक्टर साहब, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम से ज़िंदगी, अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद के साथ, और डॉक्टर उस्मान वहीद हमारे साथ है। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं से ज़िंदगी, और आज बात कर रहे हैं हम खून की बीमारियों से मतलब। अच्छा, डोनेशन देने वाले को कोई वीकनेस नहीं होती? जी कतई नहीं, उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं। जैसे आपने इमीडिएटली जैसे ब्लड डोनेट कर दिया तो उसके बाद आपने उधर जिम जाते हैं तो कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। आपने अगले 2 घंटे हर आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी का पीना है, क्योंकि आपका वॉल्यूम थोड़ा सा बेहतर हो जाए। ठीक है। और आपने डोनेशन देने से पहले जो भी रूटीन का मील था वो खा के जाना है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जो कि ना प्रॉपर साल में 5-6 दफ़ा भी खून देते, उनका जिस्म बहुत फूल गया। इसके कोई साइड इफेक्ट? भी जी काफ़ी रिसर्च हुई है, बट इट्स अ मिसकॉन्सेप्शन अगेन। मैं पर्सनली अभी तक 29 डोनेशंस तो मैं खुद पर्सनली भी दे चुका हूँ, और कोई मोटापे का, और साइंस ने भी साबित किया उसका मोटापे से कोई ताल्लुक नहीं है। जो एक थ्योरी पेश की गई है वो ये है कि यूजुअली डोनेशन के बाद जो डोनर होता है वो फील करता है कि मैंने आज ब्लड दिया, तो वो हैवी इनटेक करता है, वो खाता ज़्यादा है और एहतियात कम करता है कि मैं तो कमज़ोर हो गया हूँगा तो मुझे ज़्यादा खुराक का इंटेक करना। इससे कोई ताल्लुक नहीं। कतन उसका साइंस ने भी प्रूव किया कि मोटापे कौन से लोग ब्लड नहीं दे सकते? जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कार्डियक डिसीज ऑर्डर, जी वो डोनेशन नहीं दे सकते।
अगर उनका कंट्रोल डायबिटीज़ है फिर वो दे सकते हैं, बट दे हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर कि वो कौन सी मेडिकेशंस के ठीक ऊपर। है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी वो पहले डिपेंड करता है कौन सी मेडिकेशंस ले रहे हैं, वो भी नहीं दे सकते। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल एक बड़ी कॉमन दवाई है डिस्प्रिन, तो आपने अगर वो खाई है तो फिर आपने ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है कि क्योंकि फिर उस ब्लड से हम प्लेटलेट्स नहीं बनाते क्योंकि ठीक है। उनमें कम होते हैं। जी। जिन लोगों को हेपेटाइटिस है बी सी, वो सारी उम्र के लिए डेफर एड्स। होते हैं। एड्स, वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम है, ये डोनेशन नहीं दे सकते हैं। हामला खवातीन ब्लड नहीं दे सकती, लेकिन वो टेम्परेरी है, वंस दे आर गुड वो भी दे सकती हैं। लैक्टेटिंग मदर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, फीडिंग मदर जो है, फीडिंग मदर्स हैं, वो भी नहीं दे सकती। वो भी नहीं दे सकती, उसके बाद दे कैन गिव। इसी तरह खवातीन जो हैं अपने आफ्टर 1 ईयर फीडिंग मदर जो है, फीडिंग मदर के 6 मंथ्स के बाद, आपने 2 साल तक का वो पीरियड है, उसके 6 मंथ यू आर इजी, आप गो अहेड एंड यू कैन डोनेट ब्लड। और हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी कॉमन, हमारी बच्चियाँ भी शो देख रही हैं सर, पाकिस्तान की तकरीबन 55% आबादी जो है वो खवातीन पर मुश्तमिल है, एक अंदाज़ा 54 से 55% खवातीन। लेकिन जो हुकूमती सतह पे डाटा इकट्ठा गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 6% खवातीन ब्लड देती हैं बस। तो 94% 94% ब्लड जो है वो मर्द हज़रात के साथ डोनेट किया जाता है। तो मैं यूजुअली ऑन अ लाइटर नोट कह रहा होता हूँ कि इक्वालिटी की बात की जाती अपना भी है हिस्सा पाना चाहिए। थोड़ा जा तुसी भी दे दो। तो इट्स लाइक, और ज़्यादा जो हमारी ट्रांसफ्यूजन्स हैं एक्चुअली वो जाती ही खवातीन की तरफ हैं। ठीक। तो जब उनको ट्रांसफ्यूजन्स ज़्यादा हो रही हैं तो दे शुड कम अप एंड डोनेट ब्लड ऑल्सो। हम जब भी, लेकिन उसका एक मसला, सिनफे नाजुक की वजह से तो नहीं वो देती कि हमें वीकनेसेस ज़्यादा ना हो जाए, कुछ या कोई reasons- प्रॉब्लम हो सकता है लेडीज़ को देने कुछ तो एक जर्नली एक उनको डर Perception टाइम है है सिर्फ। जी, परसेप्शन है डर ठीक की है। कि हमारे अंदर खून वैसे की कोई कमी बात नहीं है। है। कतन ऐसा नहीं है, उनका पहले खून का टेस्ट किया जाता है, उनकी हीमोग्लोबिन, उनका वजन चेक किया जाता है और उसके बाद ब्लड लिया जाता है। ठीक। लेकिन जनरली हम जब एक मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या जनरली यूनिवर्सिटीज़ में जाके ब्लड कैंप्स लगाए जाते हैं तो वहाँ ये चीज़ देखने में आई है कि हमारी बच्चियों का जनरली वेट पूरा नहीं होता और कुछ की हीमोग्लोबिन कम होती जी है। बिल्कुल। सी 54% पॉपुलेशन इज़ फीमेल एंड ओनली 6% कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बहुत कम है। तकरीबन 32 लाख खून की बैग्स इकट्ठे होते हैं इस मुल्क में, जिसमें से 6% फीमेल का हिस्सा फीमेल का हिस्सा है। है। कितना एचबी में डॉक्टर साहब डोनेट करना चाहिए? जी, मर्द हजरात के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपकी एचबी, तो वो 13 है। 13 ग्राम अगर आपकी एचबी होगी तो आप दे सकते हैं डोनेशन। और खवातीन के लिए 12.5 हीमोग्लोबिन का मिनिमम लेवल है, उसके बाद फिर आप तो donation लेडीज़ दे भी सकते डॉक्टर हैं। साहब एवरी 3 मंथ दे सकती हैं? खवातीन के लिए 4 माह का पीरियड 4 माह का। है, क्योंकि वो जो एक खून का बैग है, एक वो मिनारकी का वो भी मैं- उस आंसर है वजह ना, से- पीरियड्स की वजह से पीरियड्स की वजह से वो तो उतना ब्लड वो वैसे ही डोनेट उनका वो ज़ाया हो निकल जाता है। ठीक है। तो वो 4 माह के बाद। और मर्द हजरात जो है, अच्छा इसमें भी मुख्तलिफ थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं 2 माह बाद भी दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि आयरन ने जिसम में बाकायदा तौर पे बनना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है एक ख़ास जो सेफेस्ट टाइम है, दैट इज़ 90 डेज़ फॉर 90 मर्द days, और ठीक 120 डेज़ फॉर फीमेल्स। और डॉक्टर साहब किस एज से खून देना चाहिए? जी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ इसकी Age एज है, limit डिपेंडिंग है, अपॉन उनकी एज ठीक है। लिमिट्स। पाकिस्तान के लिए जो टाइम जो तमाम एक्सपर्ट्स ने फाइनल किया, दैट इज़ 18 to 60। तो 18 साल से आप डोनेशन देना शुरू कर सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं होंगे। और 60 साल तक जनरली कहा जाता है कि आप डोनेशन दें, बट अगर आप अगर फिट बहुत हैं, हेल्दी है तो फिर दे सकते हैं। आप after 60 से 60 आगे भी- जी 70। हमारे एक बड़े अच्छे जनरल मुस्तफ़ा कमाल अकबर साहब थे, आर्मी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ही डाइड कुछ अर्सा कबल। उन्होंने 170 डोनेशंस की थी। अच्छा माशाल्लाह। 80+ ईयर्स में ही डाइड, और बिल्कुल उनकी डेथ से पहले भी वो रेगुलरली डोनेट किया करते थे। ब्लड बैंक के डॉक्टर साहब क्या क्राइटेरिया है? अगर मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए, मुझे एक बोतल दे के लेना पड़ेगा या मैं ख़रीद भी सकता हूँ? बड़ी प्यारी आपने बात की जी, इस पे लोगों के बड़े अभाम मौजूद हैं। जी। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो 32 लाख तकरीबन खून के बैग्स इकट्ठे होते हैं इस मुल्क में, उसमें से सिर्फ 18% रज़ाकाराना तौर पे लोग दे रहे हैं, ठीक है। जिसे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कहते हैं। जो बाकी 82% है वो रिप्लेसमेंट डोनर है, ओह, फैमिली डोनर्स या ठीक है। रिप्लेसमेंट डोनर, जैसे आपने फरमाया कि आप बैग देंगे आपको दूंगा, तो सिर्फ 18% है। तो अब होता यही है कि फिर ब्लड बैंक्स कहाँ से अपना स्टॉक पूरा करेंगे? पूरा करें। तो फिर वो लोगों को कहते हैं कि आप बैग ले आएँ, आप अपना डोनर ले आएँ, हम उसका ब्लड कलेक्ट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, स्क्रीनिंग हो जाएगी सारी। जी, फिर क्रॉस मैच करके हम आपको दोबारा से इशू कर देंगे। लेकिन अगर रज़ाकाराना आती है खून हमारा 100% हो, जैसे दुनिया के 62 ममालिक हैं वहाँ 100% है, वहाँ ये ब्लड ऐसे ही अवेलेबल होता है हॉस्पिटल्स में जैसे कोई और मेडिसिन। ठीक है। जैसे जब आपका मरीज़ हॉस्पिटल में गया तो अगर उसको कोई इंजेक्शन देना है तो डॉक्टर मरीज़ के अटेंडेंट्स को तंग नहीं करता, ठीक है। ऐसा ही वहाँ ममालिक में ब्लड के होता है। अगर ब्लड की ज़रूरत है वो ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे। ठीक। हमारे यहाँ चूँकि स्टॉक में नहीं होता और लोग देना भी नहीं चाह रहे होते मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से। हालांकि आप देखें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जिस इंसान ने किसी ने एक इंसान की जान बचाई और इंसानियत का गोया तज़किरा पूरी किया, इंसानियत की ज़िंदगी बचा। इट्स नॉट मुस्लिम, इट्स अबाउट इंसानियत कि आप एक मरतबा अगर डोनेशन देंगे, मुसलमान नहीं कहा, इंसानियत, इंसान के बारे में कहा कि एक इंसान को अगर आपने खून अतिया किया तो तमाम इंसानियत की आपने जान बचाई। उसमें जान बचाने के लिए आप खून अतिया कर रहे होते हैं।
तो ये ज़रूरी होगा कि हमारे जो यूथ है, हमारे यंग हजरात हैं, हमारा एक पाकिस्तान का आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ये है कि पाकिस्तान में जो एवरेज एज है हमारी टोटल 24-25 करोड़ पॉपुलेशन, वो 21.6 साल के लोग हैं एवरेज इस मुल्क में, जो सबसे ज़्यादा हैं। इसके मुकाबले में अगर आप जर्मनी में देखें या दूसरे, वहाँ 48-50 साल के एवरेज लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ बुढ़े लोग थोड़े से ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ यूथ बहुत ज़्यादा है। तो हमें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है कि हमें ब्लड की कमी का शिकार होना पड़े, सिर्फ हमारी अवेयरनेस की कमी है और लोगों को सेंसिटाइज़ करने की ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आप कॉलेज में पढ़ाते भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो यंग बच्चियों में क्या मोटिवेशन है ब्लड देने के हवाले से? जी, जब हमने, हमारी एक ब्लड डोनर सोसाइटी है बहुत एक्टिव, IMDC ब्लड डोनर सोसाइटी, उस पर हम रेगुलरली कैंप्स भी कर रहे होते हैं। तमाम बच्चे उसी वक्त इमीडिएटली आ जाते हैं डोनेशन देने के लिए। सेंसिटाइजेशन भी है। कॉल सॉरी वन कॉल वन कॉल। ठीक। पर प्रॉब्लम कहाँ आता है, वो जो हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में बात की, उनमें से बहुत सारों को टेम्परेली डेफर करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम ऑफ देयर, जो उनकी फूड हैबिट्स की वजह से उनकी जो हीमोग्लोबिन कम है या कुछ का वजन कम है, तो फिर हमें उनको टेम्परेली, कुछ बच्चे बल्कि आजकल बहुत कॉमन हो गया नाश्ता करके नहीं आना जी, क्लास लेने आ जाते बिल्कुल ऐसे ही, फास्टिंग बहुत लंबी हो गई है क्योंकि आपने रात को शायद खाना खाया, फिर 10-12 घंटे की नींद, और आप जब कॉलेज यूनिवर्सिटी आए हैं तो इस वजह से फिर वो डेफर हो जाते हैं। मोटिवेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, मगर आई थिंक इसको नेशनल लेवल पे या एटलीस्ट प्रोविंशियल लेवल पे इस कैंपेन्स को मैनेज करना होगा, ताकि ये जो ब्लड है इसका फिर जुडिशियल यूज़ भी पूरे तरीके से पूरा हो, ताकि रैशनल किस्म के इसके कंपोनेंट्स बनाए जाएं और वो तमाम डिस्ट्रीब्यूट इक्वल लेवल पर हों। डॉक्टर साहब, मीडिया में हम अक्सर देखते हैं कि कुछ पेशावर ब्लड देने वाले हॉस्पिटल्स के बाहर फिर रहे होते हैं, पैसे लेके ब्लड दे देते, ये कितनी गलत है? अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे इस पे अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जब हमने ब्लड सेफ्टी लेजिस्लेशंस बनाई थी इस मुल्क की, जर्मन हुकूमत के ताउन से, और पाकिस्तान के भी तमाम टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स उसमें हमारे साथ शामिल थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सूबों के अंदर अब लेजिस्लेशंस एग्जिस्ट करती हैं जिसमें पेड ब्लड डोनर को, जैसे आपने वो बैन कर दिया गया और उस पर सज़ा है, पेनल्टी आई थिंक उस पर कुछ 3 साल की शायद सज़ा है और 10 या 12 लाख का जुर्माना भी है। तो पेड डोनेशंस तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब रिपोर्ट नहीं होती हैं। डॉक्टर साहब, पूरे पाकिस्तान में ब्लड बैंक कायम है और उनमें वाफिर मिकदार में ब्लड मिल जाता है? सर, एक बड़ी अच्छी आपने जो सवाल किया, मैं चाहूँगा कि मिसकॉन्सेप्शन में दूर करूँ। पाकिस्तान में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो ब्लड की शॉर्टेज का नहीं, ब्लड की क्वालिटी का है। क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो डेथ्स रिपोर्ट हुई वो इस वजह से नहीं उनके खून की कमी थी, वो इस वजह से उनकी खून की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनमें कोई ना कोई किसी किस्म का इन्फेक्शन था। अक्सर आपने देखा होगा टेलीविजन पर रिपोर्ट्स भी आ रही होती हैं, कहीं पे आउटब्रेक होगी, किसी को खून लगने से फलानी बीमारी होगी, हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, तो खून की क्वालिटी मैटर करती है। जी, एलर्जी रिएक्शन भी हो जाता है, अगर आपने उसकी टेस्टिंग ठीक नहीं की तो पिटैची आपको बन जाएंगे। तो एलर्जिक रिएक्शंस भी बड़ी कॉमन है अगर आपने ठीक तरह से उसकी टेस्टिंग नहीं की। तो पाकिस्तान में तकरीबन एक मशरूम किस्म की जो है वो ग्रोथ थी, और हुकूमत पाकिस्तान को आई थिंक जो चीज़ की तारीफ़ के काबिल है कि हुकूमत ने हुकूमत जर्मनी के तावन से आज से 15 साल कबल एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जिसमें इंटरनेशनल मॉडल का के ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज ऑफ़र की गई पाकिस्तान में। तो उसके तहत 20 से 25 रीजनल ब्लड सेंटर्स बनाए गए, यानी रीजनल ब्लड बैंक्स बनाए गए। उनका काम यह है कि अपने रीजन के अंदर तमाम हॉस्पिटल्स में ब्लड सप्लाई करना, क्योंकि इंटरनेशनल मॉडल ये है कि जगह जगह छोटी छोटी दुकानें नहीं होंगी या हॉस्पिटल ब्लड बैंक्स। एक बड़ा रीजन होगा। ब्लड बैंक भी हैं? नहीं, ये हुकूमत ने जो सारे ये जो बनाए कर दिए। वैसे जो प्राइवेट में आपको बताऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन, अभी बड़ा प्यारा आपको नंबर मैं बताऊंगा, पाकिस्तान में तकरीबन 84% ब्लड बैंक्स जो हैं 84% वो प्राइवेट सेक्टर के हैं। अच्छा। बट पाकिस्तान में 84% डोनेशंस जो हैं, जो ब्लड प्रोसेसिंग है, वो पब्लिक सेक्टर में ही होता है। ओके। तो जो नंबर गेम है वो स्टिल पब्लिक सेक्टर के पास है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर के ब्लड बैंक्स को, उनकी प्रोसेसिंग को, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देंगे तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये है कि आप 84% मुल्क की जो ट्रांसफ्यूजन हैं उनको महफूज बना रहे हैं। ठीक। तो हुकूमत ने इस पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अभी जो वक्त की ज़रूरत यह है कि जो हमारी हर प्रोविंस के अंदर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी कायम है, BTA उसको हम कहते हैं। सिंध के केस में वो सिंध BTA है, SBTA है, पंजाब में वो PBTA है। उनको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ऑब्वियसली ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कि वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करें। इनके डॉक्टर साहब इजलास होते रहते हैं, आप अक्सर हमें टेलीविजन अखबारात में नज़र आते हैं, तो क्या इसमें कोई काम हो रहा है मज़ीद? डिफरेंट डिग्री ऑफ एक्टिवनेस है इन अथॉरिटी। जैसे इस्लामाबाद में एक अथॉरिटी थी, मैं इसलिए कहूँगा कि बहुत अरसे से वो इनएक्टिव है। 2020 के बाद से इस्लामाबाद में एक अथॉरिटी है, इस्लामाबाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, उसको IBTA कहते हैं। 2002 की एक लेजिस्लेशन के ऊपर कायम हुई थी वो अथॉरिटी। मुझे कुछ अर्सा तकरीबन 8 साल उसमें काम करने का इत्तेफाक भी हुआ, बट 2020 के बाद से उसकी कोई मीटिंग, कोई इंस्पेक्शन नहीं की गई है, तो उसको एक्टिव करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बहुत एक्टिवली काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है। बाकी प्रोविंसेस में जैसे खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, वहाँ चाहिए कि इन अथॉरिटीज़ को रिसोर्सेज दिए जाएँ ताकि ये रेगुलेशन मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। क्योंकि अक्सर केसेस आता है, रिमेंबर 2018 का एक केस
हमें सडनली खबर मिली कि एक विहाड़ी का ज़िला है, वहाँ एक खातून है, वो इमीडिएटली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है और उनकी डेथ वाक़या होगी। तो पता ही चला, जो एक नटशेल में बताऊँ, कि जो उनको डोनेशन लगी थी वो HIV की थी। खातून की डेथ तो किसी और वजह से हुई, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता ही चला खातून तो HIV पॉजिटिव है। उनके हस्बैंड ने बताया तो नेगेटिव थी जब एडमिट हुई थी आपके पास, क्योंकि टेस्ट किए जाते हैं। सही। तो वो जो डोनेशन थी उसका बाय चांस उसका एक कंपोनेंट पड़ा हुआ था, प्लाज्मा, ठीक है। रेड सेल्स तो इनको लगे थे। तो जब चेक किया गया तो वो जो ब्लड था वो HIV एड्स पॉजिटिव था, और वो टेस्ट नहीं किया गया था, स्क्रीनिंग नहीं हुई थी फॉर HIV एंड एड्स। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग उस वक्त इस पर एक्शन लिया गया। अच्छा, और जब उस डोनर से पूछा गया, डोनर से आई रिमेंबर आई हैड अ टॉक विद दैट डोनर, उन्होंने कहा मैं तो पहले भी 20 दफ़ा साउथ पंजाब में ब्लड डोनेट कर चुका हूँ। ठीक है। तो मुझे किसी ने नहीं बताया। सो ये हमारा डायलेमा है कि हमारे यहाँ जो स्क्रीनिंग है, ब्लड बैंक्स की मॉनिटरिंग है, अभी उसको सिंध में बेहतरी भी की एड्स ज़रूरत के है। बच्चों के हवाले से जी, बहुत प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेट केस है। आई थिंक 6 साल और पहले लाड़काना में हुआ पंजाब में था, जो है वो डायलिसिस मुल्तान सेंटर में जी वो मुल्तान में डायलिसिस सेंटर में रिपोर्ट हुआ है। आई थिंक लाड़काना में 6 साल पहले रिपोर्ट हुआ था, और कराची में भी कुछ रिपोर्ट हुआ है। आई थिंक एक तो क्रिटिसिज्म के अलावा वी नीड टू सी कि उनकी टेस्टिंग कैसे हुई है, क्योंकि टेस्टिंग किट्स बड़ी ज़रूरी हैं, उनकी रेगुलेशन कैसे हुई है और किस मेथड के तहत वो चेक लोग किए गए डरते हैं। मारे कराते भी नहीं है HIV एड्स का। सर हमने उसको बीमारी तो समझा नहीं है, बीमारी नहीं हमने तो उसको बता दिया कि सब उन्हीं लोगों को होगी जो गंदे एक्शंस करेंगे। तो अनएथिकल इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिसेस। रोशनी डालिएगा हमारे नाजरीन के जी लिए। डॉक्टर साहब, HIV एड्स एक ऐसी ही HIV एक वायरस है, ठीक जैसे है। कोरोना जी, वायरस था, बिल्कुल। हेपेटाइटिस का एक जी, वायरस है। जी। जो बीमारी ये कॉज करता है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जब एंड में syndrome। सिंड्रोम आ गया, विच मीन्स कि बहुत सारे उसके बिल्कुल लिंक्स हैं, मल्टीफेसेट किस्म की जी, वो बिल्कुल। बीमारी है। जो HIV का जब वायरस आपके जिस्म में दाखिल होता है तो उसके डिफरेंट फेजेस हैं। उसमें एक लेटेंसी फेज़ है, विच मीन्स कि अगर आपकी खुराक अच्छी है और सर्कमस्टांसेस एनवायरनमेंट ठीक है तो वायरस अप टू 20 ईयर्स तक सोता रहता है। अच्छा। और आपको HIV और आप उस 20 ईयर्स में एज अ कैरियर उसको स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है। और आप अपने घर में बच्चों को आप कहीं से शेप कराने जाते हैं तो ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है या ब्लड से फैलता है। और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक सर 3,30,000 लोग HIV एड्स के हैं। ये ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। ठीक है। बट जो इसमें प्रॉब्लमेटिक बात ये है, वो 3,30,000 से बड़ा है। वो सर ये है कि इसमें से सिर्फ 24% लोग जो कि 81,000 बनते हैं जी। वो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के पास रजिस्टर्ड है। बस बाकी कहाँ हैं? दे आर वो स्प्रेड करने में लगे हुए हैं। वो स्प्रेड कर, दे आर कैरियर्स। वो स्लीपिंग सेल्स हम कहते हैं ना, जिस तरह स्लीपिंग सेल, वो स्लीपिंग सेल बने हुए हैं सर, वो स्प्रेड कर रहे हैं। और इसमें से सिर्फ 17% ऑन ट्रीटमेंट है। 58,000 का नंबर है। क्या डॉक्टर साहब ये क्योरेबल है डिजीज या Unfortunately, आपकी लाइफ लंबी जी, हो सकती है? HIV एड्स अनक्योरेबल है, और मैं बार कहूँगा अनक्योरेबल है डिजीज़। ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसकी जो दवाइयाँ अवेलेबल हैं मार्केट में वो आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर करती हैं कि इन्फेक्शन तो आपको हो गया, लेकिन आप वैक्सीन थोड़ा अभी सा- तक कोई नहीं बन इसकी सकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वायरस बहुत जल्दी अपनी शक्लें बदलता है, चेंज करता है, mutations जैसे करता हेपेटाइटिस सी है। हेपेटाइटिस सी भी ऐसा ही करता है वो, क्योंकि B RNA की वायरस वैक्सीन है, जी। बी की वैक्सीन अवेलेबल है और उसका नंबर भी नीचे गया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब से डला है। तो HIV एड्स बड़ा कॉमनली हो रहा है, और ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का एक की एलिमेंट है इसको टेस्ट करना। पाकिस्तान की तमाम फेडरल प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस के मुताबिक कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं हो सकता अगर उसके ऊपर 5 टेस्ट ना किए गए हों। ठीक है। HIV एड्स, ठीक है। हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस एंड मलेरिया, ये 5 बीमारियां हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक छोटे से ब्रेक का टाइम है। जी नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। कोशिश करें कि आपने इस प्रोग्राम को जो है वो अच्छी तरीके से आज समझना है, क्योंकि खून से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं इस प्रोग्राम में की जा रही हैं। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी, और आज बात कर रहे हैं हम खून की बीमारियों से मुतालिक। ये डेथ कॉज करती है और इतनी बड़ी बीमारी है, तो इसके बारे में अवेयरनेस कम है। बिल्कुल, आई थिंक सर हम इस तरह की जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जिसमें गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV है, उसको डिस्कस करने से डर रहे होते हैं। हम इवन हॉस्पिटल्स के अंदर, मैंने हॉस्पिटल्स में गया हूँ, हालांकि ये स्कूल लेवल्स के ऊपर भी आप जी जैसे मोहतरम लोगों को वहाँ जाना चाहिए, और स्कूल लेवल्स पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे इसके लेक्चर्स होने चाहिए। जी 6th और 7th क्लास से ही यूरोप में शुरू हो जाती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अवेयरनेस। और आप ये देखें, हम इन चीज़ों को, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इसको डिस्कस करने से इतना डरते हैं सर कि कई हॉस्पिटल्स में अक्सर आप भी जाके देखिएगा, वहाँ आपका नेम लिखा जाता है, आगे जेंडर लिखी जाती है। ठीक है। बट इट हैज़ टू बी योर सेक्स, आइदर यू आर मेल और फीमेल, इट डजंट हैव टू बी जेंडर। जेंडर सोशियोलॉजिकली डिस्कस होता है, तो हमें उस वर्ड को टैबू बना दिया, और इसी तरह HIV एंड एड्स को बना दिया। ठीक है। और ये रेगुलर बेसिस पे फैल रही है। अब एक बच्चा है जिसको माँ से हो गया, एक ऐसा बंदा है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, उसका किसी भी अनएथिकल अनसेफ प्रैक्टिस से कोई लोगों का ध्यान जाएगा कि वहाँ पे चला गया, गंदा काम किया जी। और पाकिस्तान में 3,30,000 मरीज, जिसमें से सिर्फ 24%, तो 76% मरीज तो फैला रहे हैं। हिडन पता नहीं कितने ज़्यादा हैं। ये तो एक आपने बता दी शरह कि इतनी है,
हिडन अभी पता नहीं। और सर बहुत सारे लोग जो डिपोर्ट होके आते हैं साउथ अफ्रीका से, यूएई से, जब वो टेस्ट पॉजिटिव होते हैं एचआईवी का, तो वो डिपोर्ट तो हो जाते हैं पाकिस्तान, लेकिन देन उनकी फिर कोई रेगुलेशन नहीं है, उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, वो तो हमारी कम्युनिटी में चले जाते हैं। इनफैक्ट सर पाकिस्तान में एचआईवी फैलने की एक बड़ी वजह डब्ल्यूएचओ ने एनालिसिस किया था कि पहले हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एचआईवी एड्स था वो स्पेसिफिक पॉपुलेशंस में था। ठीक है। जैसे जेल प्रिजनर्स, ट्रक ड्राइवर्स, फीमेल सेक्स वर्कर्स या हिजरा सेक्स वर्कर्स के अंदर था, और ड्रग यूजर्स। बट चूंकि ब्रिजिंग ऑफ पॉपुलेशन हुई है, ये साइलेंट कैरियर्स एक दूसरे से करीब हुए हैं, ट्रांसमिट, तो अब ये जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी आ गया। इसीलिए पहले ये नॉर्मल एपिडेमिक थी, अब इसको कॉन्सेंट्रेटेड फेज ऑफ एपिडेमिक का नाम दे दिया गया कि अब जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी आपको एचआईवी एंड एड्स के केसेस नजर आना शुरू हो गए। माशरा डॉक्टर साहब कैसे ट्रीट करे, क्या आपकी राय है? क्योंकि हम नेगलेक्ट कर देते हैं ऐसे लोगों को, क्या ये हमदर्दी के काबिल है? जी, अगेन मार्जिनलाइज जब आप कर देंगे इन लोगों को तो फिर तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं होगी। एचआईवी एंड एड्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी सामने सर आ रहा है कि लोगों को ट्रीटमेंट जो है उसमें रेजिस्टेंस आ रही है, यानी लोगों को ट्रीटमेंट देना शुरू की और दवाइयों ने असर करना छोड़ दिया। तो पता ये चल रहा है कि वो लोग शर्म के मारे फिर बार बार हॉस्पिटल नहीं जाते हैं। हालांकि एचआईवी एंड एड्स की ट्रीटमेंट कुछ 96 सेंटर्स हैं इस पूरे मुल्क में, ठीक है, वो तमाम पे फ्रीली अवेलेबल है, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ मुफ्त में, लेकिन लोग वहाँ जाने से घबराते हैं कि हमें नोट कर लिया जाएगा कि ये एचआईवी एंड एड्स ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर गया था। मेल भी हैं, फीमेल भी शामिल हैं, हिजड़ा वर्कर्स भी हमारे शामिल हैं। तो अब उस वजह से होता क्या है कि वो दवाई उन्होंने कुछ अर्सा कंज्यूम की, देन छोड़ दी, तो वायरस ने अडॉप्ट कर लिया, अब वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। तो अब वो दोबारा वही ट्रीटमेंट अगर लेंगे भी तो वायरस एक्टिव रहेगा, वायरस एक्टिव रहेगा, आपकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकेगी। तो हमें इस टैबू को कम करना है। कोई सजेशन दें डॉक्टर साहब कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ, क्योंकि ये हमदर्दी के काबिल। जैसे आपने कहा कि गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई, उसने कोई गंदा काम नहीं किया, उसको लग गया कहीं से, तो हमारा माशरा तो फिर पीछे पड़ जाता है ना सर। ये तो जर्नली आई थिंक जर्नली कहा जाता है, इस साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इन बीमारियों की जो है एचआईवी एड्स या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एक वजह तो सर हमारी मेंटल हेल्थ है, अगेन जिसको अक्सर आप भी डिस्कस करते रहते हैं। डिप्रेशन आ रहा है, मेंटल हेल्थ हमारी कमज़ोर होती जा रही है जो आजकल कॉमन, और नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है। लोगों का इस मुल्क से प्यार ख़त्म हो रहा है, हालांकि ये मुल्क है तो हम हैं, सही। और तो वो जो बच्चे हैं, हमारी यूथ जो है, जब वो नेगेटिविटी आएगी सोशल मीडिया के थ्रू वो देखेंगे, तो फिर वो मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ जाते हैं। वो ड्रग एडिक्ट्स बन सकते हैं, जैसे अक्सर कॉमन हो गया है, बहुत सारी जगहों पे रिपोर्ट भी हो रहा होता है, या वो पोर्न मूवीज़ देखेंगे, और अनफॉर्चुनेटली वो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी फिर जाते हैं। ठीक है। तो ये अल्टीमेटली स्टेम्स फ्रॉम द मेंटल हेल्थ इश्यूज़। तो उस नेगेटिविटी को ख़त्म करने की ज़रूरी है इस माशरे से, और हम एक दूसरे को, और ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आप माशाल्लाह ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमने और आपने करना है। मैं एक उस्ताद हूँ, मैं वहाँ कोशिश कर रहा होता हूँ कि बच्चों को पॉजिटिविटी दें कि इस मुल्क में जैसे अब ये ग्लास पड़ा हुआ है तो इट्स स्टिल मोर देन 50% जो है इसमें फुल है। जी बिल्कुल। लेकिन जो सोशल मीडिया वो शो कर रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ा सा पानी कम है, सही, तो दैट्स नॉट द केस। ये 24-25 करोड़ पॉपुलेशन का हमारा मुल्क है और इसमें बहुत कुछ है, तो वो पॉजिटिविटी देना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अगर मियाँ बीवी में एचआईवी एड्स है, आने वाले बच्चे में भी शिफ्ट हो जाएगा? जी 100% चांसेस हैं, उनको पता नहीं है जी। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मियाँ बीवी को नहीं बता रहा, और अगर बीवी को है तो वो अपने मियाँ को नहीं बता रही है, वो जिस भी वजह से हुआ है। जैसे सर गुजरात में जलालपुर एक जगह, वहाँ पे 2008-9 में एक आउटब्रेक हुई। मैं उस वक्त नेशनल एड्स प्रोग्राम जो है हुकूमत पाकिस्तान का वहाँ पे सर्व कर रहा था, तो वहाँ वी यूज्ड टू गो देयर और हम इन्वेस्टिगेट करते थे। तो सर एक साहब थे जो साउथ अफ्रीका या दुबई से आए थे और उनको एचआईवी था, वहाँ से डिपोर्ट किए गए। उन्होंने कहीं बार्बर शॉप से डिपोर्ट कर देते हैं, डिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सर हर 6 माह के बाद हेपेटाइटिस बी, सी, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं हमारी, उनके टेस्ट होता है। ठीक है। तो जब डिपोर्ट होते हैं, यहाँ के बहाने ये कर रहे होते हैं हम कि हमें वहाँ का पानी रास नहीं आया, फैमिली की याद आ रही थी, बताते नहीं है, बताएंगे नहीं, क्योंकि लोग उंगली उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये प्रैक्टिस कॉमन है। ठीक है। तो वो आए और उन्होंने कहीं, जो इन्वेस्टिगेट हुआ वो ट्रेस किया गया हमारे इंडेक्स केस को, तो पता चला उन्होंने कहीं बार्बर शॉप से शेव कराए थे। ठीक है। वो चूंकि ब्लेड जो था वो, उसके बाद उन्होंने वही ब्लेड मुख्तलिफ लोगों पे यूज़ किया, ठीक, और उसके बाद उन्होंने डेंटल ट्रीटमेंट भी फॉर एग्जांपल करवाई। तो कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद, तकरीबन उस गांव में सारे पॉजिटिव थे। उस गांव में 80 साल की बुढ़िया भी पॉजिटिव थी, और उस गांव में जो है, आप वहाँ पे सर्व कर रहे थे जी, और ये आपका आंखों देखा? जी, ऐसा ही था। और अब आप कहेंगे 80 साल की खातून को कैसे हुआ या छोटे बच्चे को कैसे हुआ, बिकॉज वो कान आपने छिदवाने जाएंगे, वो एक कॉमन चला गया। और मैंने जैसे आपको बताया शुरू में, तो कुछ एक्यूट सिम्टम्स नजर आते हैं एचआईवी में, आपको बुखार हो जाएगा, कुछ वजन भी आपका बढ़ेगा, जनरलाइज सिम्टम्स है, आपको लगता नहीं कि एचआईवी की तरफ जाएं। और कोई सिम्टम है इसके कि लोग आपको देख रहे हैं, जाके अपना टेस्ट ही कम से कम करवाएं? जी, जनरल वीकनेस है एक्यूट, और कोई ऐसा स्पेसिफिक सिम्टम नहीं आता। बार बार बुखार है इसमें? जी, बुखार बार बार आता है, कोई खांसी के सिम्टम? लेकिन सर अगेन इसमें यह है कि आप इम्यूनिटी कम होती है, WBCs जो आपके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, तो आपको कोई भी इन्फेक्शन पकड़ लेता है। ठीक है।
तो इसी वजह से पाकिस्तान में डेथ्स रिपोर्ट नहीं होती ना सर, क्योंकि रिपोर्ट इसलिए नहीं होती कि हमारे यहाँ हम उसको कॉज ऑफ डेथ कुछ और लिख देते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा ही नहीं है कि कितने लोग HIV से कितने लोगों की डेथ हुई है। तो क्योंकि डेथ्स की अल्टीमेट रीज़न फ्लू भी बन सकता है, न्यूमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी इतना लो हो गया कि एक छोटा सा इन्फेक्शन जो जनरली ट्रीटेबल है और आपको उसके लिए दवाई भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, HIV एंड एड्स के मरीज़ में वही उसकी डेथ का बाइस बन जाता है। डॉक्टर साहब इसमें कोई ग्रेडिंग है और कितना अर्सा इसका पेशेंट सर्वाइवल की तरफ जा सकता है? जी, डिपेंडिंग अपॉन जो उसकी ट्रीटमेंट है, जो कि है उसकी ट्रीटमेंट को कहा जाता है HAART, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। जो लोग ये ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं जनरली सर वो 50 साल से भी ऊपर, और यूरोप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन्होंने 65 ईयर्स ऑफ एज भी क्रॉस कर लिया क्योंकि वो रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। इस ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि ये वायरस को मल्टीप्लाई करने से रोकता है कि वायरस ज़्यादा अपने रिप्रोडक्शन ना कर सके, कॉपीज ना कर सके, और दूसरी तरफ आपके जो सफ़ेद खुली हैं वाइट ब्लड सेल्स उनको ऊपर लेके जाए। तो इम्यूनिटी पैरेलल चलती है, लेकिन आपने दवाई छोड़नी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान डेली बेसिस पे खानी होती है रेगुलर डेली। तो डॉक्टर साहब वही मेडिसिन यहाँ पे जो यूरोप में यूज़ की जाती है? मेडिसिन सर पाकिस्तान में आ भी बाहर से रही हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा इकदाम है, एक ग्लोबल फंड का डोनेशन के तौर पे आ रही है, डोनेशन के तौर पे आती हैं तमाम, और मुफ्त मिलती है, और मुफ्त मिलती हैं 96 के 96 क्या हर हॉस्पिटल में इसके सेंटर्स हैं? ये 96 सेंटर्स हैं सर, हर सूबे में इक्वली डिवाइड किए गए। वेबसाइट्स पे हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट पे उनके सेंटर्स के नाम भी मौजूद हैं, वो दवाइयाँ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। बट हमारे मुल्क का ये प्रॉब्लम हुआ है सर कि तकरीबन 29% अब इस दवाइयों इस वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ चुकी है, 29%। यानी हमारे अगर 100 पेशेंट्स को हमने दवाई देते हैं तो उनमें से 29 रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे उन्हीं अच्छी दवाइयों को, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप होगी। जैसे शुगर में आ जाती है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में कॉमन है कि अब वो दवाइयाँ असर नहीं कर पाएंगी। इंसुलिन नहीं कई दफ़ा काम कर रही होती डायबिटीज़ पेशेंट के ऊपर, जब तक कि वो अपनी रेजिस्टेंस को बेहतर ना करे। और एक सर इससे तस्करा करूँ साइडलाइन में, एक WHO ने कहा है पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़ हैं 3 पॉवर्टी रिलेटेड डिजीज़, ये 3 डिजीज़ होंगी तो मुल्क का तरक्की करना नामुमकिन है। उन 3 डिजीज़ में से 2 हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। मैं अगर उनका नाम लूँ, HIV एंड एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, TB और मलेरिया तो हमारे यहाँ बहुत कम है, पर TB और HIV हमारे मुल्क में मौजूद है। तो ऑटोमेटिकली TB एक वक्त में डॉक्टर खत्म हो गई थी, अब यंगस्टर्स में दोबारा वो भी अगेन सर, वो पहले ड्रग रेजिस्टेंस वाली TB आई, अब टोटल ड्रग रेजिस्टेंस वाली आ गई है, तो अब वो दवाइयाँ भी असर करना छोड़ दी है। और ये भी मैंने सर पढ़ा है कि 1/4 जो दुनिया की आबादी है उसको रेजिस्टेंस TB। जी, क्योंकि हमने जो दवाइयाँ दी हैं लोग उस दवाइयों को, क्योंकि आप अक्सर तस्करा करते हैं सेल्फ मेडिकेशन का, बिल्कुल, तो हम खुद ही डॉक्टर बने होते हैं ना सारे, अपने अपने घर में या क्वैक से मशवरा कर लेंगे, क्योंकि हम डॉक्टर से भी वही सुनना चाह रहे होते हैं जो हमने दिमाग में सोच लिया होता है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर गूगल है ना अगर डॉक्टर कोई और बात करेगा तो हम इमीडिएटली जाके डॉक्टर चेंज कर लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हम खुद और कुछ पढ़ के आए होते हैं। बिल्कुल, अब तो इतना हमारे मुताबिक वो बता नहीं रहा। जी, लोग जाते हैं डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब है, मुझे फ्लैजिल का इंजेक्शन लगा दें, खुद बता रहे होते हैं, क्योंकि वो देख के आए रास्ते में सारा पढ़ते हुए। अगर लगानी आती हो तो खुद ही लगा ले। जी, वो इतना पैनिक क्रिएट हो रहा होता है, उस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आए हैं, और ये HIV एड्स के केस में तो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सर लेबॉर्ट्री का क्या रोल है हमारी ज़िंदगियों में? डॉक्टर साहब ये तमाम जो डायग्नोसिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पिलर है, इसको हम डिटेक्टिव्स कहते हैं। जैसे शर्लॉक होम्स बड़े मशहूर थे कि वो देखा करते थे जुर्म कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये जो लेबॉर्ट्री का हमारा स्टाफ है, जो लेबॉर्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं, फुली ट्रेंड होना चाहिए, ये हेल्थ केयर के डिटेक्टिव्स हैं। इनका काम ये है कि ये जब डॉक्टर सजेस्ट करे कोई ना कोई टेस्ट, तो इन्होंने उसका जो भी सैंपल आया है, यूरिन है, स्टूल है, ब्लड है, CSF है, उसके अंदर फिर डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करना है, वो कम हुए हैं ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि जिस समय मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। जैसे आपकी डायबिटीज़ का पैरामीटर ये है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल ऊपर जाएगा 126 से, तो ये दिस इज वन इंडिकेटर। आपका कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर जाएगा तो हम समझेंगे कि ये आपका लिपिड एबनॉर्मल होता जा रहा है। तो ऐसी हर चीज़ की नॉर्मल वैल्यूज़ इस्टेब्लिश्ड हैं, और अगर अच्छी लेबॉर्ट्री से रिलायबल अगर आपने टेस्ट करवाए होंगे और जहाँ पे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस पे डॉक्टर बहुत अच्छी ट्रीटमेंट कर पाएगा। एक मुश्किल बात करने लगा कि वो ऐसा है कि हॉस्पिटल्स के बाद लेबॉर्ट्रियों का ढेर लगा हुआ है और कमीशन एजेंट भी चल रहे होते हैं, आगे ही वो पेशेंट ही बीमार है, उसके ऊपर पैसा भी लग रहा है, फिर डॉक्टर को भी 50% की ऑफ़र की जाती है। एक आम बात है, छुपी हुई बात नहीं है, और वो लेबॉर्ट्री का स्टैंडर्ड भी नहीं है। डॉक्टर भी लिख के दे रहा है, महीने बाद उसको भी ₹1,00,000 मिल रहा है, उसको भी 2 लाख बच रहा है। ये कितनी गलत एक्सरसाइज है? जी, आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि आप कहीं पर भी जाएं तो हम जब इंस्पेक्शंस करते थे अक्सर, जब हम लेबॉर्ट्रीज़ या ब्लड बैंक्स की,
तो अक्सर हमारे कोलीग्स कहते थे कि हम ढूंढेंगे कहाँ जो छोटी या इलीगल काम करें, तो मैं हमेशा कहा करता था कि सरकारी अस्पताल की विसिनिटी में, बिल्कुल ठीक, ये उसी की गोद में पल रहे होते उसी हैं। में पल रहे हैं। क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल जो है, अगर उसकी लेबॉर्ट्री फुली फंक्शनल है और अच्छे ट्रेंड प्रोफेशनल्स वहाँ पे जी। काम कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेट जाने की ज़रूरत ही नहीं ठीक, पड़ती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ज़रूरी होगा कि जो आप जो जितनी भी प्राइवेट हैं उनको भी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म बनाया जाए। जैसे इस्लामाबाद में लेबॉर्ट्रीज़ को रेगुलेट करने के लिए इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है। प्रोविंसेस में लेबॉर्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन एग्जिस्ट करते हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन या सिंध हेल्थ केयर कमीशन। उनका काम है कि वो जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं, MSDS बनाए गए हैं, उनको तमाम लेबॉर्ट्रीज पूरी करें तो उन्हीं को ऑपरेशनल होने दिया जाए। ठीक। और रेगुलर इंस्पेक्शन एक वक्त का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपने इंस्पेक्शन की, 2 बंद कर दी, 6 को लाइसेंस दे दिया, फिर आप सो गए। ठीक। वो जो 2 आपने बंद किए वो कल किसी और नाम से दोबारा खुल जाते हैं। बिल्कुल तो सही। ये रेगुलर फॉलो अप नहीं है डॉक्टर साहब, फॉलो अप नहीं है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल सील है करके चले जाते हैं, पैसे दे के फिर खुल जाते हैं किसी और नाम से। किसी और। लेकिन वो रेगुलर साइकिल है कि आपने रेगुलरली इंस्पेक्ट करना है और मॉनिटर करना है और उनकी क्वालिटी को चेक करना है कि ये किस स्टैंडर्ड पे जा अच्छा, रहे एक आम आदमी कैसे चेक कर सकता है कि ये लेबॉर्ट्री बहुत अच्छी है? इसके बारे में कुछ बताइए। हैं। जी, एक तो मैंडेटरी लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है ठीक हुकूमत है। पाकिस्तान की, जो कि हेल्थ केयर कमीशन देगा या रेगुलेटरी अथॉरिटी देगी। क्योंकि उस सूबे ज़्यादातर की। टेक्नीशियन ही चला रहे होते हैं और एक पैथोलॉजिस्ट का नाम लिखा होता है। आपने बस अंदर की बात बता दी। जी, इस्लामाबाद के अंदर तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, प्रोविंसेस के अंदर हेल्थ केयर कमीशन है, लेकिन जो उनकी जो मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर एक पैथोलॉजिस्ट है, वो ही लैब ओपन कर सकता है। जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है लेबॉर्ट्री साइंसेज में, टू सम एक्सटेंट वो भी ओपन कर सकते हैं, मगर उनके लिए लिमिट है कि वो फलाने टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट द सुपरविजन ऑफ अ पैथोलॉजिस्ट, फलाने नहीं कर क्योंकि सकते हैं। स्पेशल केमिस्ट्री भी होती है ना। जी, ऐसा ही है। उसके लिए फिर यू नीड स्पेशल केमिकल ठीक है। पैथोलॉजिस्ट। तो लोगों को ये ज़रूरी होगा कि वो जानें कि वो उस सूबे की या उस रीजन की जो रेगुलेटरी बॉडी है उससे लाइसेंस याफ्ता है कि नहीं है, ठीक। क्योंकि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके बगैर ये उसको सामने ऑपरेट नहीं अवेज़ा करना होता है, चाहिए। देखना अवेज़ा चाहिए। होना चाहिए जी, जहाँ होना पे वो चाहिए। लैब के अंदर आप इंटर ठीक होते है। हैं। फिर कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, ठीक। ऑल्दो वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी हैं, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान की अच्छी लैब्स हैं, वो तमाम की तमाम जो हैं वो अब वहाँ से भी रजिस्टर हो रही हैं। उस स्टैंडर्ड का नाम है ISO 15189। ठीक है। और मैं जहाँ पे अभी करंटली काम करता हूँ, हमने अलहमदिल्ला बड़ी मेहनत करके डॉक्टर अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल की लैब को, हमारी टीम ने उसको भी एक्रीडिटेशन दिलवाई है ISO 15189 की। तो ये मुश्किल हासिल होता है, बहुत मुश्किल से हासिल होता है। आपके स्टैंडर्ड्स को बहुत ऊपर लेके जाना पड़ता है। इस्लामाबाद की जो बड़ी, इस पर पूरे पाकिस्तान में 42 और 43 लैब्स हैं बस आउट ऑफ 3-4,000 लैब्स जिसके पास ये ISO का स्टैंडर्ड मौजूद है। बट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अगेन इज द लाइसेंसिंग वन, अच्छा, जो कि जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी करेगी हुकूमत वक्त की। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कोई मैसेज देना है तो ये आपका कैमरा है कि ब्लड की बीमारियों से हम कैसे बचाएं। पॉजिटिव थिंकिंग पे तवज्जो दें, नेगेटिविटी से दूर रहें। इस मुल्क में बहुत कुछ अच्छा है, आपके घर में भी बहुत कुछ अच्छा है। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जहां आपके वर्क प्लेस पे, इसलिए अच्छा सोचें, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स ही आपको परेशान करते हैं। आप जो सोच रहे होते हैं वो आपकी बॉडी में नज़र आ रहा होता है। बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी हैं, सिर्फ आप अच्छी सोच आपकी जो है वो उनको दूर कर दिया करेगी। और रेगुलर खून का अतिया करें ताकि ज़रूरत के वक्त आप भी सेहतमंद रहें और जो लोग जिनको आप खून का अतिया दे रहे हैं उन तक भी प्रॉपर वक्त में ब्लड की अवेलेबिलिटी मुमकिन हो सके। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिर किसी दिन आपको दोबारा ज़हमत देंगे, बहुत मज़ा आता है आपके साथ बातचीत करने का। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, डॉक्टर उस्मान वहीद जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, आप लोग इस पर अमल कीजिएगा और 3 महीने बाद अगर सेहतमंद हैं तो आप ब्लड जो है वो डोनेट कर सकते हैं। आपकी सेहत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोशिश करें कि लेडीज़ की, जैसे शरह डॉक्टर साहब ने बताई है कि सिर्फ 6% है और लेडीज़ को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो काइंडली आप लोग भी अपना हिस्सा इस कार्य खैर में डालें। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सज्जाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले संडे दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह।